All right, so let's start with today's session again by doing a quick revision. तो कल हमने limitations of dimensional analysis देखा था and कल हमने 3 limitations देखे थे, चौथा सिर्फ मेंशन किया था but we are here to note it down. तो dimensional analysis के limitations क्या क्या है? पहला तो as you know जो dimensionless constant हम लोग यूज करते हैं, if you remember हमने डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन देखा था, एप्लीकेशन नंबर 2, टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज. तो उसमें t इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l बाय g आया था. दिस k इज बेसिकली डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट k है इसका वैल्यू हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k थ्योरेटिकली. दूसरा लिमिटेशन था डायमेंशनल एनालिसिस कैनॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस. सिंस लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, तो हम v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये रिलेशंस हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर लॉगरिथम होता, जैसे log ऑफ v इक्वल टू log ऑफ u प्लस log ऑफ a, ये हम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉगरिथम या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सिर्फ डायमेंशनलेस क्वांटिटी का होता है. You will never see log of 10 meter per second. You will never see 10 raised to 20 meter per second square. You will never see sine of 20 meter. तो कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी का ही होता है. जब डायमेंशंस ही नहीं है तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज कैसे करेंगे? वी कैन नॉट डू दैट. देन तीसरा हमने देखा था लिमिटेशन, हम ये मेथड डायमेंशनल एनालिसिस, ये मेथड हम वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते जहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डायमेंशनलेस नहीं है. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स F बिटवीन टू मासेस इज g m1 m2 by r स्क्वायर. यहाँ पे जो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है g, जिसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हो, दिस इज नॉट डायमेंशनलेस कांस्टेंट. इसके डायमेंशंस होते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं. तो आप इस केस में डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज हियर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट डायमेंशनलेस. तो ये 3 लिमिटेशंस थे. फोर्थ लिमिटेशन जो हमने लिखा नहीं था बट वी हैव मेंशन्ड दैट. देखो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये था कि डायमेंशनल एनालिसिस से आप ये बता सकते हो कि डायमेंशनली एक इक्वेशन करेक्ट है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं s इक्वल टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन इन रियलिटी करेक्ट है, दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन. लेकिन मैं इस इक्वेशन को s इक्वल टू ut प्लस 2at स्क्वायर लिखूं, या फिर मैं प्लस एक और टर्म कर देता हूं. ओके, मैं प्लस और एक टर्म कर देता हूं, या फिर मैं सिर्फ एक ही टर्म लिखता हूं, तो ये इक्वेशन हो, ये इक्वेशन हो, ये इक्वेशन हो, ये इक्वेशन हो, ये सारे के सारे इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है. क्यों? क्योंकि s मीटर में है, ut मीटर में है, 1/2 at स्क्वायर भी मीटर में है, s मीटर में है, ut मीटर में है, दिस इज आल्सो इन मीटर, दिस इज आल्सो इन मीटर, दिस इज आल्सो इन मीटर, दिस इज इन मीटर, दिस इज इन मीटर, दिस इज इन मीटर, दिस इज आल्सो इन मीटर. तो जितने भी इक्वेशंस मैंने लिखे हैं उसमें जितने भी टर्म्स है, हर एक टर्म का यूनिट मीटर आ रहा है, हर एक टर्म का डायमेंशन लेंथ रेज़ टू 1 आ रहा है. तो प्रॉब्लम क्या होता है? डायमेंशनल एनालिसिस आपको सिर्फ ये बता सकता है कि जितने भी टर्म्स है सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट हो सकता है, होगा ही. यू कैन नॉट से एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई, एक टर्म कम आ गई,
तो या फिर जो नंबर है कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई कर रहे हो हाफ की जगह पे 2 लिख दिया, तो दिस कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये था फोर्थ ड्रॉबैक। तो इन शॉर्ट आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम है, फिर भी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। लेकिन ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस से हम नहीं बता सकते, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस से सिर्फ आप इतना बता सकते हो कि सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम है क्या नहीं। सो दिस इज फोर्थ ड्रॉबैक, फोर्थ लिमिटेशन। सो फोर्थ लिमिटेशन इज if the correct equation physical equation contains some terms, some more or less terms, मतलब ज्यादा हो गए या फिर कम हो गए टर्म्स, ओके, of the same dimensions, हमारे पास वहां पे एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया या एक टर्म कम हो गया सेम डायमेंशंस का, तो यू कैन नॉट से if that equation is correct or not. So you cannot say this. So if the correct equation contains some more or less terms of the same dimensions, it is not possible to know. It is not possible to know about their presence or absence. Their presence or absence using dimensional analysis. Using dimensional analysis. Example. For example, we know that S equal to ut plus 1/2 at square is correct equation. Is correct equation, but S equal to ut also is dimensionally correct. Even though it contains fewer terms, less terms compared to the correct one, compared to the correct equation. ओके, तो बहुत सिंपल सा ड्रॉबैक है ये, लिमिटेशंस है ये। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस 4 limitations. ओके ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ। अभी अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। दोनों के दोनों टर्म्स दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। ये दोनों ही टर्म्स बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो लेट्स सी व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसिशन। सो बेसिकली एक्यूरेसी क्या होता है, एग्जांपल लेता हूं मैं। लेट्स से हमारे पास एक बॉल बेयरिंग है। आपको पता है बॉल बेयरिंग क्या होता है, यू नो, वो साइकिल के व्हील में छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, तो सर बॉल बेयरिंग। मैं बॉल बेयरिंग लेके आया तो उस पर लिखा हुआ था वैल्यू, उस पर लिखा था कि इसका डायामीटर थिकनेस इज 2.111 सेंटीमीटर मान लो, है ना। जब मैंने मेजरमेंट किया तो मुझे मिला 2.111 सेंटीमीटर, मतलब मेरा मेजरमेंट एक्यूरेट है। या फिर मुझे मिला 2.110 सेंटीमीटर,
ओके, सो एक्यूरेसी मतलब जो मेजरमेंट आप कर रहे हो उस मेजर्ड वैल्यू से और जो ट्रू वैल्यू है वो कितने क्लोज है. सो एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विथ द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. तो मुझे ऑलरेडी ट्रू वैल्यू पता थी क्योंकि मैं लेके आया तो पैकेट पे लिखा था कि इसका डायमीटर है 2.111 सेंटीमीटर. मैंने मेजर किया तो 2.111 मिल गया एक्यूरेट, या फिर 2.110 मिल गया. तो थोड़ा सा एरर आया उसमें, राइट. तो एक्यूरेसी मतलब हाउ क्लोज योर कैलकुलेशन, योर मेजरमेंट, नॉट कैलकुलेशन, हाउ क्लोज योर मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, दैट इज एक्यूरेसी, है ना. एक्यूरेसी का मतलब कितना आप क्लोज हो ट्रू वैल्यू की. व्हाट इज प्रिसिशन? देखो ऐसा है, मान लो मैंने इसी सेम बॉल बीयरिंग का डायमीटर मेजर किया विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट. मुझे पहली बार मिला 2.111, दूसरी बार मिला 2.110, तीसरी बार मिला 2.112, राइट. तो प्रिसिशन हम इसको बोलेंगे कि प्रिसाइज नहीं है क्योंकि हर बार अलग अलग वैल्यू आ रही है. तो अगर तीनों बार रीडिंग में मुझे 2.111 मिलता तो मैं बोलता कि इट इज प्रिसाइज. तो प्रिसिशन इज द मेजर ऑफ how many times you can reproduce the same measurement. है? तो प्रिसिशन नॉर्मली हम कंट्रोल नहीं करते, कैसे वो आगे समझेगा. तो एक्यूरेसी मतलब आपका आंसर कितना क्लोज है. मैंने एक ही रीडिंग लिया, मैंने पहला ही रीडिंग लिया और पहला जो रीडिंग था, पहला जो मेजरमेंट था वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, दैट इज एक्यूरेसी. मैंने बार बार मेजरमेंट किया, ओके, और मुझे हर बार सेम मिल रहा है तो दैट इज प्रिसिशन. तो प्रिसिशन इज द मेजर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रिप्रोड्यूस द सेम मेजरमेंट. सो इट इज द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट. दोनों अलग है. एक्यूरेसी सिंगल मेजरमेंट में भी मिल सकता है, प्रिसिशन के लिए हमको मल्टीपल मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं. एक्यूरेसी जो मैंने मेजरमेंट लिया है वही ट्रू वैल्यू है, एक्यूरेट, राइट. अगर नहीं तो फिर इनएक्यूरेट. प्रिसिशन मैं एक ही चीज को बार बार मेजर कर रहा हूं, मुझे हर बार सेम मिल रहा है तो प्रिसाइज, अगर हर बार अलग मिल रहा है तो नॉट प्रिसाइज. तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें, राइट. एग्जैक्टली सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन. देखो आपके टेक्स्ट बुक में लिखने का तरीका अलग है, मैं कंपेयर करके समझाना ज्यादा इजी समझता हूँ क्योंकि एक्यूरेसी और प्रिसिशन हमेशा कंफ्यूजन होता है. एक्यूरेसी क्या, प्रिसिशन क्या, हमेशा लगता है कि सेम ही है. बोथ आर नॉट द सेम. देखो सेकेंड पॉइंट विल टेल यू मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज. क्योंकि मैंने क्या बताया, एक्यूरेसी के तो एक ही मेजरमेंट सफिशिएंट है ना. मैंने एक मेजरमेंट लिया, हो गया, करेक्ट, डन. तो मेजरमेंट एक्यूरेट आ सकता है, पहली बार ही रीडिंग लिया, पहली बार ही रीडिंग में एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया, एक्यूरेट, ओके. अगर पहली बार में एक्यूरेट मिल गया तो मैं सेकेंड रीडिंग लूंगा क्यों, आई विल नॉट टेक. तो प्रिसिशन तो मल्टीपल रीडिंग के बाद बात होती है. तो अ मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रिसाइज होगा ही, ओके, राइट. सो ऐसा उल्टा भी हो सकता है. देखो मैं वापस एग्जांपल से बता रहा हूँ. हमारे पास बॉल बेयरिंग था, उसका ट्रू वैल्यू था 2.111 सेंटीमीटर. मैंने पहला रीडिंग लिया तो मुझे पहली बार में 2.111 सेंटीमीटर मिल गया. तो ये मेजरमेंट मेरा एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रीडिंग लिया ही नहीं. फिर उल्टा भी हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि मैंने रीडिंग लिया, मुझे मिला 2.112 पहली बार, दूसरी बार मिला 2.112, तीसरी बार मिला 2.112, चौथी बार मिला 2.112. तो हर बार सेम ही मिलते जा रहा है, मतलब प्रिसिशन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि रियल वैल्यू तो ये आनी चाहिए थी ना हमारी. हाँ, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अ मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट, ओके. जैसे मैंने आपको बताया एक्यूरेसी आप सिंगल मेजरमेंट से बता सकते हो. सो एक्यूरेसी कैन बी डिटरमाइंड विद अ सिंगल मेजरमेंट. एक ही मेजरमेंट लिया, बता दिया एक्यूरेट है कि नहीं, है ना. हो सकता है नहीं भी हो एक्यूरेट. मेरा रीडिंग 2.113 आया, रियल वैल्यू 2.111 थी,
मैंने एक ही मेजरमेंट लिया, बोला नहीं है प्रिसाइज, तो सॉरी एक्यूरेट नहीं है, राइट। तो एक्यूरेसी है या नहीं है वो सिंगल रीडिंग से, सिंगल मेजरमेंट से पता लग सकता है, लेकिन प्रिसीजन के लिए आपको मल्टीपल मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे। सो इट नीड्स सेवरल, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये नीड्स सेवरल, सो इट नीड्स सेवरल मेजरमेंट्स टू बी डिटरमाइंड। तो प्रिसीजन के लिए आपको मल्टीपल मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे, ओके। अब ऐसा है, एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड बाय सिस्टमैटिक एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर क्या है और ये रैंडम एरर क्या है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट नाउ इन अ व्हाइल, ओके। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है, हम इस पे बाद में बात करेंगे, विल कम बैक टू दिस, ओके। Accurate values have to be precise in most cases. Obviously बात है, obviously बात है, अगर हमारे पास हमारी रीडिंग एक्यूरेट आ रही है तो वो प्रिसाइज तो होगी, है ना। तो पहली बार मैंने मेजरमेंट लिया तो 2.111, दूसरे पॉइंट 2.111, पहला रीडिंग भी एक्यूरेट था, दूसरा रीडिंग भी एक्यूरेट था, तीसरा रीडिंग भी एक्यूरेट है, चौथा भी एक्यूरेट है। अगर आपके मल्टीपल रीडिंग्स एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज है। Accurate values have to be precise, okay, okay, but precise values may or may not be accurate. मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दिया है, मुझे रीडिंग में 2.117 मिल रहा है, बार बार 2.117 मिल रहा है, तो ये प्रिसाइज तो हो गया क्योंकि सेम रीडिंग रिपीट हो रही है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है यहाँ पे, ओके, गुड। सो दीज आर द 5 points that are important and you may skip last point easily. लास्ट पॉइंट पे ध्यान मत दो, इट्स ओके, यू कैन जस्ट स्किप इट, ऑलराइट। तो मैं ये पूरा एक बार रिपीट करता हूँ, एंड सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल टू कम टू दोस पॉइंट्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ऐसा है, जब भी आपको याद होगा, हमने पहले ही सेशन में इस चैप्टर का पहला ही लेक्चर, पहला ही सेंटेंस हमने पढ़ा था, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच यू विल बी डूइंग मेजरमेंट्स। तो आप फिजिक्स में मेजरमेंट्स करते हो। हम जब मेजरमेंट्स करते हैं तो मेजरमेंट एक्यूरेट है या नहीं पता होना चाहिए, और नॉर्मली हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हम जो भी मेजरमेंट करें वो एक्यूरेट होना चाहिए। एग्जाम्पल, I wanted to have a good shirt. मैं गया टेलर के पास, उसने 2-2 सेंटीमीटर बड़ा बना दिया हर जगह से, कैसे चलेगा। तो उसको मेजरमेंट, उसने जब मेजरमेंट लिया होगा, मेरा शर्ट सीना है तो उसने मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तो वो मेजरमेंट अगर एक्यूरेट नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू, रियल वैल्यू के कितने पास में आपका मेजर्ड वैल्यू है, हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू एज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज एक्यूरेसी। हम बोलते हैं आई वांट टू बी एक्यूरेट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। क्रिकेट खेल रहे हो, बैट्समैन ने मारा, आप फील्डर हो, आपने पकड़ लिया बॉल, आपने फेंक के मारा स्टंप पे, आप बोलते हो आई वांट टू बी एक्यूरेट, मुझे उस स्टंप को मारना है। यू वांट टू बी एक्यूरेट मतलब मेजरमेंट शुड बी एक्यूरेट हियर इन दिस केस। तो जो भी ट्रू वैल्यू है, हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो और ट्रू वैल्यू ऑलमोस्ट मैच होना चाहिए। प्रिसीजन मतलब क्या, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट मतलब मैं बार बार सेम मेजरमेंट कर रहा हूं और हर बार मुझे सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, दैट इज प्रिसीजन। Okay, so how many times you can reproduce the same measurement, that is precision. Accuracy एक मेजरमेंट में बता सकते हो, प्रिसीजन के लिए आपको बहुत सारे मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे। कोई मेजरमेंट अगर एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज होगा ही, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने पहला ही मेजरमेंट किया, पहला ही एक्यूरेट आ गया, मैं बाद की मेजरमेंट कर ही नहीं रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, राइट। एग्जाम्पल, पैसे गिन रहे हैं हम लोग, काउंटिंग मनी विथ हैंड्स, राइट, और हमको किसी ने बोला इसमें 100 नोट है, हमने गिन लिया, पहली बार में 100 मिल गए,
तो हम सेकेंड टाइम काउंट नहीं करते नॉर्मली। हाँ कभी होता है 98, 99, 101, फिर आप क्या करते हो, फिर आप वापस गिनते हो, पहले बार 101 मिले, फिर 100 मिले, फिर बोलते नहीं नहीं लेट्स क्रॉस वेरीफाई, फिर 99 हो गए। तो यू आर नॉट प्रिसाइज देयर, यू आर नॉट, योर प्रिसिशन इज मिसिंग देयर। ओके, तो अगर कोई मेजरमेंट एक्यूरेट है वो प्रिसाइज होगा ही नहीं बोल सकते। अगर कोई मेजरमेंट्स प्रिसाइज है तो एक्यूरेट होंगे ये भी नहीं बोल सकते हो आप। ओके, सो एनीवेज, अब एक्यूरेट वैल्यूज they are precise in most of the cases, okay, and precise values may or may not be accurate। जैसे मैंने बताया, मुझे डिस्टेंस मेजर करना था, मुझे एक बॉल बेरिंग का थिकनेस मेजर करना था, तो पहली बार मैंने रीडिंग लिया 2.117 मिला, दूसरी बार भी 2.117 मिला, तीसरी बार भी 2.117 मिला। तो प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है ना, क्योंकि रियल वैल्यू क्या थी, 2.111 सेंटीमीटर। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। इजी टॉपिक है। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, हम वापस इस स्लाइड के पास आएंगे जब हम सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर को डिफाइन कर लेंगे। So now our next task is to define errors in measurements. Errors in measurements. देखो सबसे पहले क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, एरर्स इन मेजरमेंट्स, टाइप्स ऑफ एरर, सब बातें हो जाती है, लेकिन एरर का मतलब क्या वही नहीं पता होता। व्हाट इज एरर, व्हाट इज एरर बेसिकली, इफ आई आस्क यू व्हाट इज एरर, तो फिर अब क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, व्हाट इज एरर। फॉर एग्जाम्पल, मैं ए और बी इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूँ, राइट। हमको पता है कि ट्रू वैल्यू, रियल वैल्यू between A and B is something like 3.12 सेंटीमीटर। ये ट्रू वैल्यू है, मान लो। कैसे पता, मान लो ये एक स्केल है, ओके। जब मैं स्केल खरीद के लाया तो उस पर लिखा हुआ था कि 15.00 सेंटीमीटर का स्केल है। तो A और B का डिस्टेंस कितना आ गया, 15.00 सेंटीमीटर, राइट। क्योंकि हम जब मार्केट से स्केल लेके आते हैं तो उस पर लिखा होता है ना कि ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है, ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है, राइट। तो ये ट्रू वैल्यू है। लेट्स से दिस इज ट्रू वैल्यू x, दिस इज ट्रू वैल्यू, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरा स्केल उठाया। अब दूसरे स्केल से मैं इस स्केल का लेंथ मेजर कर रहा हूं, मुझे मिला 14.99, इसको मैं y बोलता हूं, राइट, सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रू वैल्यू थी और ये जो मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एरर। तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू। इसको ट्रू वैल्यू बोलो, एक्चुअल वैल्यू बोलो, रियल वैल्यू बोलो, डजंट मैटर। So the difference between actual value and the measured value is defined as error. तो error का मतलब क्या? It is the difference between true value या फिर real value या फिर actual value, जो भी बोलो उसको, and the measured value. So error मतलब क्या? The difference between the actual value and the measured value is known as error. ये बहुत बेसिक चीज है, ये पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे समझोगे अगर एरर का डेफिनेशन ही नहीं पता तो बाद में प्रॉब्लम होता है। तो दिस इज एरर बेसिकली। अब लेट्स लुक एट टाइप्स ऑफ एरर्स। तो एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एरर्स can be
broadly divided into two types. Broadly divided into two types. Into two types या categories, जो भी बोलना है वो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. This is interesting. अब ऐसा है, एरर्स को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं. तो एरर्स के कौन कौन से दो कैटेगरी? एक को आप बोलोगे सिस्टमैटिक एरर, दूसरे को आप बोलोगे रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर में तीन टाइप्स और आते हैं, हम वन बाय वन देखेंगे. लेकिन बेसिक आइडिया क्या है? सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या? मान लो फॉर एग्जांपल, जब आप बहुत छोटे डिस्टेंस मेजर करते हो, जैसे बॉल बेयरिंग का थिकनेस है ना, जब आप बहुत छोटे डिस्टेंस मेजर करते हो तो आप या तो वर्नियर कैलिपर यूज करते हो या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करते हो. मैं आपको बता देता हूँ कि वर्नियर कैलिपर होता कैसा है. गिव मी अ मिनट. सो हियर यू सी, यहाँ पे दो स्केल्स हैं. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ. इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर. एंड यू सी देयर आर टू स्केल्स हियर. अब सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर क्या है उस पे आने से पहले वर्नियर कैलिपर क्यों यूज करते हैं और उसका एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं. अगर मैंने आपको बोला हमारे पास दो पॉइंट्स है, लेट्स से आई हैव 2 पॉइंट्स, सम 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड इफ आई टेल यू कि इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करो, आप क्या करोगे? आपके पास जो भी सेंटीमीटर स्केल होगा, आपके पास सेंटीमीटर स्केल होता है, वो यहाँ पे लगाओगे एंड यू विल स्टार्ट मेजरिंग. और आपको पता है सेंटीमीटर स्केल में क्या होता है. सेंटीमीटर स्केल में ऐसा है, ये 0 है, फिर यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है. इसमें 4 लाइंस है, 1 2 3 4. इसमें 4 लाइंस है, 1 2 3 4. ओके, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं. 0, फिर यहाँ पे आ गया 0.5 मान लो. यहाँ पे एक लाइन है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और 0.6 एंड 0.7 ऐसा मान लो. अब प्रॉब्लम क्या है? आप जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल यूज करते हो, अब हमारा जो बी पॉइंट है ना वो एग्जैक्टली 0.6 और 0.7 के बीच में आया. सो दिस रीडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is what? It is between 0.6 and 0.7, है ना. तो यहाँ पे था आपका पॉइंट बी. Here you had point B. जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल है, आप वो यूज करके इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे 0.6 के बाद 0.7 का ही लाइन है, बीच में तो लाइन ही नहीं है, और बी पॉइंट आ रहा है इन दोनों के बीच में. तो हाउ विल यू बी एबल टू मेजर? नहीं कर सकते मेजर. तो ऐसे केसेस में हमको 2 स्केल सिस्टम यूज करना पड़ता है. तो अगर अभी आप इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल, तो यहाँ पे ऊपर नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल है ही, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही स्केल है ऊपर, और नीचे और एक स्केल है. तो ऊपर का जो स्केल है इसको बोलते हैं मेन स्केल, और नीचे का जो स्केल है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल. होता क्या है, एज यू सी यहाँ पे रीडिंग में भी लिखा है, क्या लिखा है? 16.65. नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल अगर यूज कर रहे होते
तो आप लिखते 16.6 या लिखते 16.7। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल एक्यूरेट नहीं है। कितना एक्यूरेट? इतना एक्यूरेट नहीं है। इट कैन नॉट मेजर अप टू 0.01। नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल में 0.1 या फिर 0.2, मतलब एक्यूरेसी कितना? 0.1। उससे ज्यादा आप जा नहीं सकते, राइट? तो पहले तो ये समझ लो कि 2 स्केल सिस्टम क्यों यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं, हमको आंसर्स एक्यूरेट चाहिए। अब लेट्स गो बैक टू एरर्स। ये जो वर्नियर स्केल मैंने बताया आपको, दिस वर्नियर स्केल, इसको बोलते हैं जॉज। ये दोनों के दोनों जो है ना, इन दोनों को बोलते हैं जॉज। जब ये दोनों जॉज एक दूसरे को टच करेंगे, when these two jaws touch each other, क्या होना चाहिए? मेन स्केल का 0, मतलब ये लाइन, दिस लाइन ओवर हियर, और वर्नियर स्केल का 0, मतलब ये लाइन, दिस टू शुड मैच। So that is important. So in vernier scale, जब ये दोनों जॉस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मेन स्केल का 0 और नीचे का जो स्केल है उसका 0 वो कोइंसाइड होने चाहिए। मेन स्केल का 0 लाइन और वर्नियर स्केल का 0 लाइन मैच होना चाहिए था, कोइंसाइड होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, राइट? ये या तो यहाँ पे है, थोड़ा राइट शिफ्टेड है, या फिर थोड़ा लेफ्ट शिफ्टेड है। इन एनी केस ये एरर क्यों आया? ये एरर सिस्टम की वजह से आया, क्योंकि सिस्टम मतलब मैं जो मेजरिंग डिवाइस यूज कर रहा था उसमें इनएक्यूरेसी है ना। 0 लाइन मैच होनी चाहिए थी, नहीं हुई, तो ये हमारी गलती क्या? नहीं। किसकी गलती? इंस्ट्रूमेंट की गलती, सिस्टम की गलती। जो सिस्टम आप मेजर करने के लिए यूज कर रहे हो उसमें फॉल्ट है, तो दैट टाइप ऑफ एरर विल बी सिस्टमैटिक एरर। ओके। दूसरा आता है एरर ड्यू टू कैलिब्रेशन। ये वर्ड आप बहुत सुनोगे हायर एजुकेशन में, कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन। एग्जाम्पल देता हूं, हमारे पास एक एमीटर है, और आपको पता है एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। तो एमीटर पे क्या होता है? ऐसी एक स्केल होती है, यहाँ पे 0 मान लो, दिस इज 1 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर, दिस इज 4 एम्पियर, सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे एक पॉइंटर होगा, ओके। तो पॉइंटर क्या करेगा? करंट की रीडिंग देगा आपको। जो भी करंट होगा, 3 एम्पियर होगा तो वो 3 पे पॉइंट करना चाहिए, 4 एम्पियर होगा तो 4 पे पॉइंट करना चाहिए, 5 एम्पियर होगा तो 5 पे पॉइंट करना चाहिए, ओके। 6 एम्पियर होगा तो 6 पे पॉइंट करना चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। अगर करंट है ही नहीं, इफ देयर इज नो करंट, तो क्या होना चाहिए? दिस पॉइंटर शुड गो टू 0, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फॉल्ट ऑफ कैलिब्रेशन, जब करंट नहीं है फिर भी वो 1 एम्पियर दिखा रहा है हमको। किसका फॉल्ट? हमारा नहीं, इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट। लेकिन इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट क्यों आया? कैलिब्रेशन की वजह से आया। इन रियलिटी ये जो इंडिकेटर है ये होना चाहिए था 0 पे, सो दिस इंडिकेटर should be showing 0 to you when there is no current, but it was showing 1 or maybe 2 or maybe 3, जो भी होगा। इसको बोलते हैं फॉल्टी कैलिब्रेशन। पहले केस में इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव था, सेकेंड केस में इंस्ट्रूमेंट सही है, सेटिंग गलत है, फिर भी इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट। तो ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, ओके। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर में एक तीसरा एरर भी आ सकता है,
तो नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी, नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट सही लेकिन सेटिंग फॉल्टी, नंबर 3 पर्सनल एरर, ह्यूमन एरर। अब ऐसा है, मैंने आपको लगा दिया एक्सपेरिमेंट पे, मैंने आपको बोला कि ये लिक्विड है, इसको बॉईल करते हैं, इसको गर्म करते हैं और हर 10 सेकेंड में आपको, हर 30 सेकेंड्स में आपको हर हाफ अ मिनट में रीडिंग लेना है और उसको नोट डाउन करना है, राइट। तो आई टोल्ड यू कि आपको हर हाफ अ मिनट, हर आधे मिनट में, हर 30 सेकेंड में रीडिंग लेना है और टेम्परेचर को नोट डाउन करना है। पहले 30 सेकेंड्स के बाद आपने रीडिंग लिया, फिर 60 के बाद आपने रीडिंग लिया, फिर 90 के बाद 30 सेकेंड आपने रीडिंग लिया, फिर आप बोले छोड़ना है, क्या है व्हाट इज दिस, गए ना सर बाहर, छोड़ो। फिर आपने ले लिया रीडिंग 130 सेकेंड्स, राइट। फिर आपने रीडिंग ले लिया 180 सेकेंड्स, हो सकता है, या फिर आपने 90 के बाद 120 पे लेना चाहिए था, आपने 130 पे लिया। फिर वापस टीचर अंदर आ गया, फिर बताने के लिए कि नहीं नहीं वी हैव डन करेक्ट, इसको 120 लिख दिया और अगला रीडिंग वापस सही टाइम पे लिया। करते हैं ना, एडजस्टमेंट तो करते ही है, क्योंकि अभी क्या ही करेंगे, राइट। या फिर क्या हो गया कि 90 सेकेंड तक मैंने करेक्ट लिया, उसके बाद हम गप्पे में बिजी हो गए, फिर हमको याद ही नहीं रहा कि रीडिंग लेना है और हम सीधा ले रहे हैं 300 सेकेंड्स के बाद। फिर बाकी के जो रीडिंग्स है हमने तुक्का एडजस्टमेंट्स करके लिख दिए। ये एरर किसका था? इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था? नहीं। सेटिंग फॉल्टी था? नहीं। ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर, जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसने किया वो एरर। तो सच एरर्स आर ऑल अंडर सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वो हम डिटेल में देखेंगे, ओके, वो हम डिटेल में देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, इनपरफेक्ट सेटिंग की वजह से क्या होता है, या फिर जिस टेक्निक से करना चाहिए था वो टेक्निक से हमने किया नहीं, या फिर ह्यूमन एरर क्या होता है, दैट विल ऑल गो इनटू डिटेल्स। रैंडम एरर, अभी ये आप लास्ट फ्यू डेज से ऑब्जर्व कर रहे हो, गर्मी के टाइम में लास्ट फ्यू वीक्स या मंथ से, इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई यू एक्सपेक्ट कि बहुत गर्मी होनी चाहिए। गर्मी तो थी लेकिन नॉर्मली बारिश नहीं होती है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हमको एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में परफॉर्म करना होता है, बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर पे परफॉर्म करना है। सडनली बारिश हो गई, it was not fault of instrument, the setting was not faulty, right? Third, पर्सनल एरर भी नहीं था लेकिन एनवायरनमेंट सडनली चेंज हो गया, तो इट विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट एरर क्या होता है। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। और एरर को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 2 टाइप्स। पहला सिस्टमैटिक एरर, जो सिस्टम की फॉल्ट की वजह से आता है। दूसरा रैंडम एरर। तो पहले हम सिस्टमैटिक एरर के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स are errors which are introduced systematic errors are errors which are introduced by an inaccuracy inherent to the system, जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है या सेटिंग फॉल्टी हो सकती है, ओके। सोर्सेस ऑफ सिस्टमैटिक एरर आर
sources of systematic error may be due to, मैंने आपको बताया क्या क्या हो सकता है। एक तो इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन है, करंट 0 है फिर भी 1 एम्पियर दिखा रहा है, तो हमने चीजों को कैलिब्रेट अच्छे से नहीं किया ड्यू टू इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। राइट, या फिर इम्परफेक्ट मेथड, ओके, या फिर हमको जिस मेथड से परफॉर्म करना था एक्सपेरिमेंट और इम्परफेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इम्परफेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो क्या है कि अगर आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और ये सब आप करोगे व्हेनेवर यू गो टू लैब, ये करोगे। अभी माइक्रोस्कोप से जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, सो लेट्स से वी हैव अ माइक्रोस्कोप ओवर हियर, ऐसा एक माइक्रोस्कोप है मान लो, एनीवेज इसको मैं ऐसा नहीं घुमा सकता हूँ, डजंट मैटर। सो लेट्स से दिस इज माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप से जब आप देखते हो तो एक्सपेक्टेड क्या है कि आप यहां से नॉर्मली, मतलब डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के ऊपर से देखो, राइट, लेकिन आप इसको ऐसा देख रहे हो, तो ये भी इम्परफेक्ट मेथड ही हो गया ऑब्जर्वेशन का। या फिर आपको बोला गया था कि इस माइक्रोस्कोप के आईपीस में लाइंस होते हैं, आप देखोगे कभी यू हैव क्रॉस वायर, और यहाँ पे जो पॉइंट है आपको बोला गया था कि ये जो क्रॉस वायर है, क्रॉस वायर, 2 वायर्स होते हैं अंदर क्रॉस वायर, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो बराबर इसके ऊपर होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये बराबर क्रॉस वायर के इंटरसेक्शन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन नहीं, पॉइंट यहाँ पे और क्रॉस वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समवेयर एल्स। तो ये भी इम्प्रॉपर टेक्निक है ऑब्जर्वेशन का। तो सिस्टमैटिक एरर या तो प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं है, या तो सिस्टम ही फॉल्टी है, या तो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है, इसकी वजह से आ सकते हैं। राइट, सो ये एरर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ करंट, करंट नहीं था तो 0 दिखाना चाहिए, लेकिन पॉइंटर 1 पे आ रहा था, मैंने सर्किट को बंद करके रखा है, बटन को बंद कर दिया, तो करंट तो मिलना नहीं चाहिए ना, फिर भी 1 दिखा रहा है। 1 कहाँ पे है? 1 पॉजिटिव साइड पे है। किसके पॉजिटिव साइड पे? 0 के पॉजिटिव साइड पे। तो पॉजिटिव एरर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि 0 से नीचे दिखा रहा है, हो सकता है -1 दिखा रहा है, होता है। इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि हमेशा ये कैलिब्रेशन जो है ये पॉजिटिव साइड पे ही आएगा। आपने करंट पास नहीं किया, आपका एक्सपेक्टेशन था कि पॉइंटर 0 पे आना चाहिए, या तो पॉजिटिव 1 पे आ रहा है तो पॉजिटिव एरर, नेगेटिव 1 पे आ रहा है तो नेगेटिव एरर। तो सिस्टमैटिक एरर्स कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, so you may have systematic errors as positive or negative. So these errors can be either in positive direction or negative direction. All right. अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है, इसके सोर्सेस क्या क्या आ सकते हैं? What are the sources? The sources of systematic errors are as follows. So as I told you,
You may have different sources of systematic error. पहला, instrumental error. इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव था, हो सकता है। दूसरा, ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर का डिटेल्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। आज हम सिर्फ मेंशन करने वाले हैं कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर तो हम कंप्लीटली कल ही लेंगे नेक्स्ट सेशन में। या फिर यू कैन हैव एरर ड्यू टू imperfection in experimental technique. जिस टेक्निक से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहिए उससे नहीं किया जा रहा, ये फिर ह्यूमन एरर भी हो सकता है, ये सिस्टमैटिक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि या तो ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो ढंग से नहीं कर रहा है, या तो हमने ऑटोमेटेड मशीन लगा दी है, सब मशीन ने काम करना है और मशीन उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा जो करना चाहिए था, तो यू मे हैव एरर। और तीसरा टाइप का तो मैंने आपको बताया है, दैट इज पर्सनल एरर, दैट इज ह्यूमन और पर्सनल एरर। तो दिस इज स्ट्रिक्टली अ फॉल्ट ऑफ ऑब्जर्वर, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, राइट? गुड। तो so far what we have learned today is just a quick revision, because ये थोड़ा सा टॉपिक हेवी जाता है, कभी कभी है इजी, तो रिवीजन इज मस्ट हियर। एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सिंपल। एक्यूरेसी, आपका रीडिंग कितना एक्यूरेट है कंपेयर टू ट्रू वैल्यू। प्रिसिशन, आप मल्टीपल रीडिंग ले रहे हो और वो मल्टीपल रीडिंग कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज प्रिसिशन, सिंपल। ओके, तो एक्यूरेसी सिंगल रीडिंग से, सिंगल मेजरमेंट से पता लग सकता है। प्रिसिशन के लिए मल्टीपल मेजरमेंट चाहिए। अगर मेजरमेंट एक्यूरेट है तो प्रिसाइज होगा ही, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर मेजरमेंट प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट होंगे, ऐसा भी नहीं बोल सकते। एक्यूरेसी जो है वो सिस्टमैटिक एरर से इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, जब सिस्टम इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हो वही डिफेक्टिव है तो आंसर एक्यूरेट मिलेंगे कैसे आपको? नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों सिस्टमैटिक एरर आपको पहले समझना है, एक्यूरेसी से पहले समझना है। जब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मेरा आंसर, मेरा रीडिंग ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट आएगा? नहीं आ सकता। रैंडम एरर इज अ सोर्स ऑफ प्रिसिशन। देखो प्रिसिशन, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से ज्यादा इजी समझता है। मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है, मेटालिक रॉड है। आपको पता है कि मेटल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड दे श्रिंक ऑन कूलिंग। मान लो मैंने ये एक रॉड और एक इंस्ट्रूमेंट जो इस रॉड का डायामीटर मेजर करेगा, राइट? मैंने इंस्ट्रूमेंट भी सेम यूज किया, मैंने रॉड भी सेम रखा है। मैं एक बार गया कश्मीर में और मैंने वहां पर रीडिंग लिया, सेम रॉड है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, मुझे मिला 2.12 सम यूनिट्स सेंटीमीटर। फिर मैं इसी को लेके राजस्थान में आया गर्मी के दिन में, एक्सट्रीम हीट 50 डिग्री सेल्सियस, वही इंस्ट्रूमेंट है, वही रॉड है, मुझे मिल गया 2.20 सेंटीमीटर, राइट? करेक्ट। अब मैं यही चीज लेके समवेयर इन महाराष्ट्र, हमको मिल गया 2.15 सेंटीमीटर। क्या चेंज हुआ? हमने रॉड चेंज किया? नहीं। हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया? नहीं। फिर क्या हो गया ऐसा? प्रिसिशन क्यों नहीं मिल रहा है हमको? हमारे रीडिंग, सेम रीडिंग रिपीट क्यों नहीं हो रहा है? इट इज बिकॉज टेम्परेचर हैज चेंज्ड, और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से रॉड का या तो एक्सपांशन हुआ होगा एक्सेस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, या तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा लो टेम्परेचर्स पे। तो व्हाट डज दैट मीन? प्रिसिशन may be affected by random error, क्योंकि रैंडम एरर क्यों आता है? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस ही चेंज हो गए। मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना था सन के नीचे समर में, अचानक से बारिश चालू हो गई, तो क्या ही करेंगे? अब वो हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो दैट इज व्हाई प्रिसिशन
is affected by random error. Okay, then हमने error define किया, true value, exact value minus measured value, exact value minus measured value, error के टाइप, सिस्टमैटिक एरर जो सिस्टम की फॉल्ट की वजह से आएगा, उसमें 3 टाइप, और ये 3 टाइप हम लोग कल इन डिटेल देखेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे.